स्वागत करते हैं सबको फिर से एक बार आपके अपने चैनल विज्ञान प्रशस्ति पर। तो माय डियर फ्रेंड्स, दिस इज मी विजय, आपको पढ़ाने वाले आज कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स, बहुत सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स दोस्तों आज की लेक्चर में हम लोग बात करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं एकदम जोश भरी, एक उम्मीद भरी क्लास। ठीक है, तो देखो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में बहुत सारे कॉन्सेप्ट है। अगर आप लोगों ने अपलोडेड वीडियो नहीं देखे, एक वीडियो अपलोड किए हैं दोस्तों, उसमें जाओ आप लोग, प्राइमरी वैलेंसी सेकेंडरी वैलेंसी के ऊपर जो भी कॉन्सेप्ट बता दिए, आप लोगों का काम बन जाएगा, वहां से इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आज की क्लास में ज्यादातर फोकस रहेगा जिसमें कॉन्सेप्चुअल सवाल आते हैं। जैसे आपका हो गया हाइब्रिडाइजेशन, कि ये कॉम्प्लेक्स बताओ, ये कॉम्प्लेक्स है आपके पास और उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है। फिर उसमें मैग्नेटिक मूवमेंट कैलकुलेशन करो, फिर बताओ कि हाई स्पिन लो स्पिन सीएफएसी कैलकुलेशन करो। तो जितने भी चीजें हैं वो इस वीडियो में आप लोगों को मिल जाएगा, समझ में आया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एक क्लास होने वाला है दोस्तों, तो एकदम दिल थाम के बैठो, फोकस करो और क्लास का एंजॉय लो। ठीक है, क्लास को एंजॉय करो, पूरा देखो, नोट बनाओ और मजे मजे क्लास करते रहो। ठीक है, चलो दोस्तों हेडिंग कराएंगे हम लोग आज का क्लास का कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। तो पहला हेडिंग लगा लो कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। ठीक है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। अब देखो इसमें आप लोगों को कुछ लिगांड के बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि लिगांड जो है इंपॉर्टेंट है, कुछ लिगांड्स। तो जैसे पहला लिगांड आता है दोस्तों, आप लोगों को ध्यान होगा EN करके। ठीक है, EN, और एक आपका लिख रहे हैं FCN। ठीक है, OH माइनस, C2O4 2 माइनस। तो देखो ये जो भी है, ये लिगांड है, ये मेटल आयंस के साथ कनेक्ट होता है और वहां पर मेटल और लिगांड के बीच में कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है, समझ में। जैसे लिगांड क्या किया, लिगांड ने मेटल की तरफ लोन पेयर देके एक लिगेंड टू मेटल एक बॉन्ड बना, जिसको हम लोग कोऑर्डिनेट बॉन्ड बोलते हैं। इस बात को क्लियर हो गया सभी बच्चों के बीच में। अब देखो दोस्तों, यहां पर ये जो EN लिखा हुआ है और C2O4 2 माइनस है, इसको हम सर्कल क्यों किए, क्योंकि ये है आपका बाइडेंटेड लिगेंड। क्या है ये? बाइडेंटेड लिगेंड। तो ये दोनों जो है ये बाइडेंटेड लिगेंड है, ये आपका बाइडेंटेड लिगेंड। ये क्या मसला है सर, ये क्या मसला है? देखो बाइडेंटेड मतलब दो साइट है उसके पास जिसके थ्रू वो मेटल आयन के साथ कनेक्टेड होगा। बात को अच्छे से समझो, दो दांत है उसका, दो दांत जिसके थ्रू वो मेटल को पकड़ रहा है। जैसे आपको दिखा रहे हैं EN का कहानी क्या है, देखो NH2, बहुत ध्यान से देखो, NH2 CH2 और NH2। अब देखो इसका दो दांत कहां, ये नाइट्रोजन का लोन पेयर देख रहे हो आप लोग, इसके थ्रू क्या करेंगे, ये मेटल को पकड़ेंगे, कोई भी मेटल आयन से। ठीक है, तो दो साइट हो गया ना, इसीलिए EN यानी कि इथेन 1,2 डायमीन को बोला जाता है एक बाइडेंटेड लिगेंड। समझ में, बाइडेंटेड लिगेंड का मतलब यही है। अब देखो ये C2O4 2 माइनस का क्या मसला है भाई, देखो C2O4 2 माइनस आता है आपका ऑक्सालिक एसिड से। कहां से आता है? ऑक्सालिक एसिड से। कहां से आता है? ऑक्सालिक एसिड से। आप लोग देखो या ना देखो, वीडियो तो बनाते चलेंगे भाई, जो देखेंगे वो फायदे में रहेंगे, सिंपल सी बात है। फिर बाद में बोर्ड एक बार पार हो जाए उसके बाद अफसोस मत करना कि साहब ने नहीं पढ़ाया था। देखो ऑक्सालिक एसिड C, ये डबल बॉन्ड O, ये सारे चीज आप लोगों को, ये कितने कॉन्सेप्ट बता रहे हैं ना, ये आप लोगों को यहां पर मिलेगा। इस वीडियो को पूरा देखो, बहुत कुछ सीख के जाओगे, ये वादा है। ठीक है, तो देखो ये ऑक्सालेट आयन है, ऑक्सालिक एसिड से बनता है। देखो यहां पर भी आपका दो साइड मिल रहा है कि नहीं बताओ, ये आपका एक साइड हो गया, ये आपका अनदर साइड हो गया, तो ये है आपका बाइडेंटेड लिगेंड। समझ में आया? अब ये जो फ्लोराइड आयन है, क्लोराइड आयन है, OH माइनस है, इन लोगों का एक ही साइट होता है जिसके थ्रू वो मेटल के साथ कनेक्टेड होता है। समझ में आया? एक ही साइट होता है जिसके थ्रू ये मेटल के साथ कनेक्टेड होता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं। तो ये है आपका मोनोडेंटेड लिगेंड। क्या है ये सारे ना? मोनोडेंटेड लिगेंड, मोनोडेंटेड लिगेंड। ठीक है, सारा चीज अच्छे से सही से चल रहा है भाई। एक बार जस्ट एक सेकंड के लिए हम चेक कर लेते हैं। हाँ, सारा चीज बहुत बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है भाई, एकदम
बढ़िया चल रहा है सारा चीज। एक बार लाइट को थोड़ा कम कर देते हैं। हाँ सही है एकदम। ओके जस्ट 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 लाइट का इश्यू कोई आ रहा है क्या? लाइट को थोड़ा पीछे कर देंगे। अब देखो सही है। देखो तो बाइडेंटेड मोनोडेंटेड हो गया, समझ में आ गया। चलो ये आपका मोनोडेंटेड है, मोनोडेंटेड लिगेंड। तो देखो जैसे आपको एक ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनाना है, आपको एक ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनाना है। ओके तो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनाएंगे और हम लोग फ्लोरीन को ले रहे हैं एज अ लिगेंड। तो जैसे कि कोबाल्ट के साथ जैसे फ्लोरीन को ले रहे हैं, तो यहां पर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए आपको 6 फ्लोरीन की जरूरत है, 6 फ्लोरीन की जरूरत है। और ये COF6 माइनस ये बन जाएगा यहां पर, ठीक है। तो मोनोडेंटेड आपको अगर लेना है तो 6 साइट फिल करने के लिए आपको 6 का 6 लिगेंड आपको लेना पड़ेगा, ठीक है। 6 का 6 लिगेंड आपको लेना पड़ेगा, ठीक है। 6 का 6 लिगेंड लेना पड़ेगा। और अगर आप ये करना चाहते हो कि आप EN करके, मतलब EN को यूज करना चाहते हो, तो फिर क्या करोगे? देखो अगर EN को यूज करना चाहते हो तो आप एक काम करो, CO या तो कोई भी मेटल ले लो, CO EN होल 3 लेना होगा। देखो और बाहर में आपका या तो 3+ आयन ले लो, ठीक है। तो देखो यहां पर 3 क्यों लिए? 3 लेने का मतलब यही है कि ये 6 साइट को कैसे बना रहा है। 3 लेंगे तब ना, 3 इंटू 2 6 बनेगा, 6 साइट बनना चाहिए, बस 6 साइट आपका बनना चाहिए। 1 2 3 4 5 6। तो अगर हम लोग EN लेंगे तो एक EN 2 साइट को सेटिस्फाई कर रहा है। देखो ये नाइट्रोजन इधर हो गया और ये CH2 हो गया, ठीक है। ऐसे करके 2 साइड हो गया एक EN से। दूसरा वाला पॉइंट ये देखेंगे कि और एक EN आके ये वाला 2 साइड को सेटिस्फाई कर रहा है। थर्ड में जाओ तो ये ऐसा करके CHN CH2 बना के ये पूरा 6 का 6 वैलेंसी जो है इसका वो सेटिस्फाई हो रहा है, समझ में आया। तो इसीलिए हम लोग EN अगर ले रहे हैं ना तो पर 3 लेने की जरूरत है। बाइडेंटेड लिगेंड लेंगे और अगर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनाना है तो 3 लेना पड़ेगा। अगर आपको मोनोडेंटेड लेना है तो 6 का 6 लेना पड़ेगा आपको 6 साइड बनाने के लिए, ठीक है। तो ये बात है, यहां पर थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बता दिए। अब देखो इसका जो नामकरण करेंगे, जब नामकरण करेंगे तो नामकरण आपको बता रहे हैं कि जब हम लोग लिगेंड की नामकरण करते हैं तो जैसे NH2 CH2 NH2 है ना, इसके लिए क्या नामकरण होगा? इथेन 1,2 डायमीन, ठीक है। इसके लिए क्या नामकरण होगा ये लिख दे रहे हैं आप लोगों को यहां पर, इथेन 1,2 डायमीन। ये आपके किसके लिए होगा बताओ? ये हो जाएगा आपका EN के लिए, ठीक है। अब देखो एक कोई भी एक कंपाउंड में मान के चलो आपके पास दो लिगेंड है, दो लिगेंड है और वो लिगेंड मोनोडेंटेड है, तो उसके लिए आपको डाई की यूज करना होगा, डाई। और अगर 3 मोनोडेंटेड लिगेंड है तो उसके लिए आपको ट्राई की यूज करना पड़ता है। अगर 4 है तो टेट्रा का यूज करना पड़ता है। लेकिन ध्यान से सुनो, लेकिन अगर बाइडेंटेड लिगेंड ऑलरेडी प्रेजेंट है, बाइडेंटेड लिगेंड ऑलरेडी है, तो क्या है यहां पर देखो बाइडेंटेड लिगेंड मतलब इसमें देखो ऑलरेडी डाई ये जो चीज है ये यूज है। ये EN को अगर हम 2 बार लिखेंगे, कोई भी ये कंपाउंड मान के चलो यहां पर, जैसे यहां पर EN 3 बार लिखा गया है, मेरे बात को समझने की कोशिश करो। अगर बाइडेंटेड लिगेंड और ऐसा एक लिगेंड जिसमें ऑलरेडी डाई ट्राई ये सारे चीज है, कनेक्टेड है, इसमें ऑलरेडी मेंशन है, नाम जो है उसका लिगेंड का उसमें इंक्लूडेड है वो नाम, और वो 2 बार है, तो क्या उसके लिए हम लोग डाई यूज करेंगे? क्या अगर हम बात करें EN और EN 2 है तो क्या डाई इथेन 1,2 डायमीन लिखेंगे? ये छोटी छोटी बात होता है जो जिसको समझना पड़ता है। देखो अगर कोई ये लिख रहा है कि डाई इथेन
1,2 डायमीन, तो सरासर गलत है ये चीज। क्यों गलत है? क्योंकि ये IUPAC के खिलाफ है, ठीक है। तो इसीलिए यहां पर डाई की यूज नहीं होगा, बल्कि आप यहां पर यूज कर सकते हो 20 की, ठीक है। ये क्या यूज होगा यहां पर? 20, BIS 20। तो ऐसा लिगेंड जिसमें ऑलरेडी डाई ट्राई ये सारे चीज है, और वो लोग अगर 2 नंबर में है प्रेजेंट, 2 संख्या में 2 प्रेजेंट है डबल, तो उसमें 20 लिखेगा। वहां पर उसको समझाने के लिए 20 की जरूरत है, 20 लिखना पड़ेगा। डोंट राइट डाई। समझ में आई ये चीज? और अगर 3 बार है चीजें 3 बार, तो उसको हम लोग ट्रीस लिखेंगे, ट्रीस, TRIS, देखो ट्रीस। और अगर 4 बार है तो टेट्राकिस लिखेंगे, ठीक है। क्या लिखेंगे? टेट्राकिस, टेट्राकिस। तो ये सारे चीज समझ में आए आप लोगों को? नामकरण में ध्यान रखना इसको। और अगर मोनोडेंटेड रहा तो दिक्कत नहीं है, मोनोडेंटेड रहा तो ये सारे कहानी दिक्कत नहीं करेंगे आप लोगों को, ठीक है। मोनोडेंटेड रहा तो प्रॉब्लम्स नहीं क्रिएट करेंगे भाई, ठीक है। ये चीज ध्यान रखना थोड़ा। लाइट को लेके थोड़ा इश्यू हो रहा है, मिनट। चलो यहां से हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं, इसको थोड़ा हटा देते हैं। अब देखो मोनोडेंटेड लिगेंड यूज करेंगे तो दिक्कत नहीं है वहां पर। जैसे आप फ्लोरीन को यूज कर रहे हैं, फ्लोरीन, तो फ्लोरीन के लिए हम फ्लोरिडो लिखेंगे, फ्लोरिडो। स्पेलिंग ध्यान रखना, FLUORIDO, फ्लोरिडो। ओके, ये होता है आपका F के लिए, F माइनस। फिर देखो क्लोरिडो, CHLORIDO, क्लोरिडो, ये होगा Cl माइनस, क्लोरिडो। अब देखो आयोडीडो, आयोडीडो, ये होगा I माइनस के लिए। तो ये सारे चीज ध्यान रखना। CN जैसे होता है CN, सायानेटो, सायानेटो, ठीक है। ये CN सायानेटो। SCN ये भी एक आपका लिगेंड है, तो ये थायोसायानेटो, थायोसायानेटो, थायोसायानेटो। ओके, देखो NO2 ये है आपका नाइट्रीटो, नाइट्रीटो। तो ये लिगेंड ना ध्यान रखना आप लोग थोड़ा। अब देखो एक लिगेंड ऐसा है कि उसमें 2 साइड है अटैक करने के लिए, 2 साइड है उसके पास। जैसे एक C हो गया, एक N हो गया, एक S हो गया और एक N हो गया, ऐसे करके। तो उन लोगों को बोला जाता है एम्बीडेंटेड लिगेंड, एम्बीडेंटेड लिगेंड। ओके, जैसे यहां पर आप NO2 एम्बीडेंटेड है। जैसे यहां पर अगर हम N के थ्रू अटैक करेंगे, ठीक है, तो लिखेंगे नाइट्रीटो N। और अगर O के थ्रू करता है तो लिखेंगे नाइट्रीटो O। सिमिलरली अगर SCN अगर S के थ्रू करता है, थायोसायानीटो S। देखो अगर S के थ्रू करेंगे तो थायोसायानेटो S, और अगर N के थ्रू करेंगे तो थायोसायानेटो N। हो गया, ठीक है। और कुछ बात बता देते, देखो जब हम लोग जो मेटल है उसका नामकरण लिखते हैं, तो उसमें पहला पार्ट ये करते हैं कि उसका चार्ज को कैलकुलेट कर लेते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट। मेटल का जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है उसको पहले हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट को। जैसे COF6 3- था यहां पर, COF6 3-, ठीक है, या तो बाहर आप Cl3 लिख दो। ओके, तो इसमें पहले हम लोग क्या करते हैं, मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट लिखते हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे कैलकुलेट करेंगे, X मानो इसका। और देखो ये लिगेंड जो है साइड में उसके साथ अटैच्ड, उसको लिखो। जैसे 6 लिगेंड, फ्लोरीन के लिए -1 होगा तो 6 -6। अब यहां पर देखो COF3, ये बाहर आपका Cl3 है, तो 3 Cl। अच्छा एक मिनट, यहां पर आपको COF6 यहां पर 3- है, लेट सपोज, तो ये बाहर आपका 3- है, ठीक है, -3 है,
ऐसे करके। तो x का वैल्यू जो होगा यहाँ पर 6 माइनस 3 यानी कि +3 है, +3 है। x का कितना है कोऑर्डिनेशन, आई मीन ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, +3 है। तो ये जो +3 है ना, जब आप लिखोगे यहाँ पर +3 ठीक है, +3 जब लिखोगे तो लिखोगे कोबाल्टेट, और यहां पर रोमन में 1 2 3, और इसका ये है ना 3 माइनस, इसका मतलब आगे में इसका ऐसा कुछ है K3 या तो Na3 COF6, ठीक है। तो देखो ये जो थर्ड ब्रैकेट के ऊपर है ये नेगेटिव हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है और न्यूट्रल हो सकता है। तो पॉजिटिव में आप लोग जब लिखोगे ना नामिंग में IUPAC, तो जस्ट नॉर्मल मेटल का नाम लिख देना, काम हो जाएगा, मेटल का नाम लिख देना। लेकिन अगर नेगेटिव आ रहा है, नेगेटिव, ठीक है, अगर आपके पास ये जो स्क्वायर के ऊपर नेगेटिव आ रहा है तो उस टाइम मेटल के साथ आपको एट जोड़ना है, और इसमें कुछ प्रॉब्लम्स फेस कर सकते हो आप लोग, जैसे सिल्वर, तो सिल्वर के लिए आप लोग क्या लिखोगे, आर्जेंटेट। जैसे लेड है तो लेड के लिए आप लोग लिखोगे प्लम्बेट, ठीक है। जैसे गोल्ड है AU, तो उसके लिए आप लोग लिखोगे ऑरेट। जैसे नॉर्मल बात कर रहे भाई, आप लोगों को ये पढ़ा होना चाहिए। AU अगर है यहां पर तो ऑरेट लिखेंगे, ठीक है। अगर लेड है तो प्लम्बेट लिखेंगे, अगर सिल्वर है तो आर्जेंटेट लिखेंगे, अगर जिंक है तो जिंकेट लिखेंगे, ठीक है। तो ऐसे करके चीजें को ध्यान रखना होगा आप लोगों को। एक नामकरण करते हैं, चलो अब समझ में आएगा आप लोगों को क्या कर रहे हैं हम लोग, क्या बोलने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे एक नामकरण करते हैं यहां पर FeCN6, FeCN6, और बाहर है आपका K3। देखो इसका ना IUPAC नेमिंग कैसे करेंगे, इसमें दो पार्ट है, इधर वाला पार्ट और एक थर्ड ब्रैकेट में पार्ट। तो देखो यहां पर K3 है, इसका मतलब आपको लिखना पड़ेगा पोटेशियम। अब देखो 3 पोटेशियम है तो क्या ट्राई पोटेशियम लिखेंगे। देखो जो गलती करोगे आप लोग, जो सोच रहे हो दिमाग में कि ये सा होना चाहिए था, क्या नहीं होना चाहिए था, तो ये बात कर रहे हैं हम, ये हम ट्राई नहीं लिखेंगे यहां पर, चाहे यहां पर 100 क्यों ना कह रहे हैं, ट्राई नहीं लिखेंगे, समझ में आया? तो ट्राई नहीं लिखेंगे, यहां पर सिंपल पोटेशियम लिखा जाएगा। तो लिखो यहां पर पोटेशियम, पोटेशियम, ओके बस हो गया, पोटेशियम हो गया। अब देखो यहां पर से स्टार्ट करो, FeCN6 3-, ये आपका एक आयंस दे रहा है ना, तो इस आयंस को आप अलग से लिखो, अगर प्रॉब्लम हो रहा है तो इस आयंस को अलग से लिखो 3-, और फिर आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो। यहां पर देखो x मानो इसको x है, x, अब देखो 6 CN, हर एक CN का -1, तो 6 इंटू -1 -6 हो गया, ये हो गया आपका -6, बराबर में आपको -3 करना है। अब यहां से जब कैलकुलेशन करोगे तो कितना आएगा, +3 आएगा, ओके। अब देखो ये जो कॉम्प्लेक्स आयन है यहां पर एंटिटी है, यहां पर माइनस है, इसका मतलब यहां पर आयरन, आयरन नहीं लिखेंगे हम लोग, क्या लिखेंगे, फेरेट लिखेंगे, समझ में आ रहा है, ऐड होता है नेगेटिव रहेगा तो चलो यहां पर देखो 6 है तो हेक्सा, हेक्सा, ये देखो CN है, ठीक है, CN, तो क्या लिखेंगे, सायानेटो, हेक्सा सायानेटो, सायानेटो, ठीक है, हेक्सा सायानेटो। देखो फिर कोई गैप नहीं दे रहे, एकदम पूरा सीधा लिखते जा रहे, हेक्सा सायानेटो। फिर यहां पर लिखेंगे हम लोग फेरेट, फेरेट, नेक्स्ट ब्रैकेट स्टार्ट हो जाएगा, थर्ड ब्रैकेट में हम लोग फर्स्ट ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, रोमन, रोमन में लिखेंगे इसका ऑक्सीजन स्टेट यानी कि 1 2 3, ठीक है। ये बात समझ में आया सबको। पहला वाला जो P है वो कैपिटल लिखेंगे, बाकी सारे जो है छोटा लिखेंगे, एनसीईआरटी को फॉलो करते हुए। पोटेशियम, हेक्सासायनो, हेक्सासायनेटो, फेरेट 3, ये है इसका IUPAC नेमिंग। यहां पर थोड़ा सा गैप देना पड़ेगा ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट को समझाने के लिए। बात को समझ में आया कि नहीं आया बताओ आप लोग, आप लोगों को समझ में आया कि नहीं आया? आप लोगों को एक नेमिंग हम दे रहे हैं, देखो आप लोग करो, CONH3, CONH3 होल 6 Cl2। देखो इसमें क्या करेंगे हम लोग, इसको दो पार्ट में आप बांटो पहले, अगर प्रॉब्लम हो रहा है दो पार्ट में इसको ऐसे बांटो। देखो तो एक में आ रहा है आपका CO, फिर NH3 होल 6 2+, और आ रहा है 2 Cl-, ठीक है। अब इसमें देखो कोबाल्ट का जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगा वो क्या होना चाहिए, वो देखो NH3 जो है न्यूट्रल लिगेंड है, मतलब 0 कंट्रीब्यूट करेंगे, तो यहां पर ऊपर जो चार्ज है वही होगा।
अब 6 है तो हेक्सा, तो लिखो यहां पर हेक्सा, हेक्सा एमीन, AMMINE, ध्यान रखना AMINE मत लिख दो, जो गलती करोगे वही चीज आप लोगों को बता रहे हैं, AMINE मत लिखो, AMMINE लिखो, ठीक है। तो हेक्सा एमीन, अब एमीनो मत लिख देना भाई, ठीक है, एमीन कोबाल्ट, देखो कोबाल्टेट नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि प्लस है, प्लस है मतलब नॉर्मल कोबाल्ट रहेगा। अब कोबाल्ट का जो ऑक्सीडेशन स्टेट हो क्या निकाले यहां पर, देखो क्या निकाले, 2 निकाले तो 2 लिखो ऐसे। फिर देखो यहां पर है Cl2, अब Cl2 है, Cl3 है, Cl100 है, करोड़े, कुछ मतलब नहीं है, बस जो है उसका नाम लिख देंगे, और बाहर है तो लिगेंड के हिसाब से नहीं है, आयोनाइजेबल पार्ट में है, थर्ड ब्रैकेट के बाहर में है, तो लिगेंड के हिसाब से नहीं है, ये इसका नॉर्मल नाम कर देंगे, जैसे Cl माइनस क्लोराइड आयन होता है, बस एज इट इज, ओके। तो क्लोराइड होता है ये CHLORID, हो गया ना ये चीज, ओके। चलो, तो थोड़ा बहुत आईपीसी के ऊपर हम लोग काम कर लिए, आप लोगों को जो भी कॉन्सेप्ट था बता दिए, आप लोग बता सकते हो, नामकरण कर सकते हो, दिक्कत नहीं होगा। अब हम लोग जा रहे हैं एक नई खोज में, एक नई खोज में जा रहे हैं दोस्तों। क्या है वो खोज, देखो अगर आपको सवाल में ये पूछे कि बता दो भाई कि COF6 3-, अब मजा आएगा, देखो अब पढ़ने में मजा आएगा, क्योंकि कॉन्सेप्ट बदल रहा है। क्या कॉन्सेप्ट की तरफ जा रहे हैं, देखो COF6, आपके पास COF6 3- है, और आपके पास है COCN6 3-, ठीक है, ये दो चीज आपके पास है। अब पूछा जा रहा है कि इसका हाइब्रिडाइजेशन बताओ, इसका मैग्नेटिक प्रॉपर्टी बताओ, इसका स्ट्रक्चर बताओ, इसका मैग्नेटिक मूवमेंट बताओ, इसका कौन सा वो कॉम्प्लेक्स बन रहा है, इनर ऑर्बिटल, आउटर ऑर्बिटल, ये सारी चीज बताना है, और यही चीज हम लोग सीखने वाले हैं, ठीक है। तो पहले क्या करेंगे, देखो पहले हम लोग क्या करेंगे, इस कॉम्प्लेक्स को लेंगे और कोबाल्ट का ऑक्सीजन स्टेट निकालेंगे। देखो कोबाल्ट यहां पर दोस्तों 3+ में है, कोबाल्ट जो है ये आपका 3+ है, और 3+ होता है कोबाल्ट में, तो ये कौन सा सिस्टम में आता है ना, D6 सिस्टम में आता है, ये बात सबको समझ में आ रहा है, डी सिस्टम में आता है ये, मतलब D6 होता है, ये 6 इलेक्ट्रॉन्स होता है डी में, डी सेल में इसके डी सब सेल में 6 इलेक्ट्रॉन रहेगा, डी ऑर्बिटल्स जितने भी लिखेंगे वहां पर देखो आप लोग। तो पहले डी ऑर्बिटल्स लिख लो, 3D से स्टार्ट होता है, फिर जाता है 4s, फिर जाता है 4p, ये पता है ना आप लोगों को, फिर जाता है भाई 4d। एक बार कॉन्सेप्ट बना लो, फिर आप लोगों को देखना नहीं पड़ेगा, सवाल लगाओ बस। 3D और उसके बाद 4s, फिर यहां पर आ जाओ 4p, फिर यहां पर आ जाओ 4d। अब कितने इलेक्ट्रॉन से, 6 इलेक्ट्रॉन से कोबाल्ट 3 के पास। अब देखो डी में कितने बॉक्स रहता है, डी में कितने, डी सबसेल में कितने ऑर्बिटल्स रहते हैं, 5। कितने ऑर्बिटल्स रहते हैं, 5। हाँ देखो हर एक ऑर्बिटल्स में एक एक करके इलेक्ट्रॉन्स डालो, देखो यहां पर अलग इंक यूज करते हैं, एक इलेक्ट्रॉन्स, दूसरा इलेक्ट्रॉन्स, थर्ड, फोर्थ, 5 एंड 6, ठीक है, 6 इलेक्ट्रॉन यहां पर भर दिए, ये सारे पूरा फाका है। अब देखो इसके पास जो लिगेंड जो है, ये लिगेंड फील्ड जो है दोस्तों, ये F- के कारण है, और F- एक वीक फील्ड लिगेंड है। क्या है, वीक फील्ड लिगेंड है, इसी वजह से ये F जो है दोस्तों, ये आपका वीक फील्ड लिगेंड है। ये क्या है, वीक फील्ड लिगेंड, और ये वीक फील्ड है, इसी वजह से ये हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाएंगे। इसका मतलब वीक है, और वीक है इसी वजह से ये डी इलेक्ट्रॉन्स को पेयर नहीं करेंगे, नहीं कर सकते, यहां पर पेयरिंग एनर्जी ज्यादा होता है। गॉट इट। तो देखो यहां पर क्या होगा, ये CO3+ जो है आपका ऐसे ही नॉर्मल रह जाएंगे, ऐसे ही नॉर्मल रह जाएंगे, ठीक है, ऐसे ही नॉर्मल रह जाएंगे, और इसको पेयरिंग नहीं कर सकता। फिर
CO3 प्लस में जो हाइब्रिडाइजेशन बनेगा वो ये सारे ऑर्बिटल्स को लेके बनाएंगे sp3d2। ओके, तो sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कोबाल्ट 3 प्लस आयंस। और वो कैसे होगा देखने में, देखो भाई, ये हाइब्रिडाइजेशन जो होता है ये आपका प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल इन्वॉल्व होता है और ऐसे करके बनता है, और बाकी जो नहीं यूज कर रहे डी ऑर्बिटल्स वो एज इट इज रह जाते हैं। और ये अब बन गया है तो हर एक इस सेट का हर एक ऑर्बिटल्स का जो परिचय होगा वो होगा आपका sp3d2। क्या होगा, sp3d2। ठीक है, तो ये बन गया। देखो, तो हाइब्रिडाइजेशन तो मिल गया, क्या होगा COF6 का हाइब्रिडाइजेशन ना sp3d2। अब बताओ ये आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है या इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है, ये भी आपको पता हो जाएगा। देखो बताओ ये कौन सा डी यूज करता है, ये कौन सा डी यूज करता है, उसके ऊपर आप बता सकते हो कि ये आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है या तो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है, बस। तो देखो ये ना, ये आपका बाहर वाला डी यूज करता है, बाहर वाला डी यूज करेगा तो ये होगा आपका आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। तो देखो ये जो है यहां पर आप बता सकते हो कि ये आप आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है। क्या है, आउटर ऑर्बिटल वाला कॉन्सेप्ट आ रहा है यहां पर, आउटर ऑर्बिटल। ठीक है, अब देखो ये पूरा कंपाउंड बनेगा, कैसे बनेगा ना, जब छह एफ माइनस आयंस आएंगे, 6 F माइनस लिगेंड इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करेंगे यहां पर 6 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और आपके पास जो कंपाउंड बनेगा वो है आपका COF6 3-। ये चीज बनेंगे और उस कंपाउंड में हम लोग देखेंगे कि ये जो 3D था वो 3D एज इट इज है, जैसे हम लोग पहले लिखे थे ऐसा ही लिखेंगे। और यहां पर 6 sp3d2 हाइब्रिड ऑर्बिटल में 2-2 करके इलेक्ट्रॉन्स आ गया, 2-2 करके इलेक्ट्रॉन्स आ गया, तो 6 इलेक्ट्रॉन्स पेयर डोनेटेड बाय 6 F माइनस लिगेंड। 6 F माइनस लिगेंड ने हर एक लिगेंड ने 2-2 करके इलेक्ट्रॉन्स को यहां पर भेज दिया और ऐसे फिलअप हो गया, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना और एक कंपाउंड बना जिसका नाम है COF6 3-, और जो एक आउटर ऑर्बिटल कंपाउंड है। यहां पर कोई भी दिक्कत नहीं है। अब देखो मैग्नेटिक मूवमेंट वाला कॉन्सेप्ट क्या होता है, आपके पास अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो मैग्नेटिक मूवमेंट वहां पर आप कैलकुलेट करोगे, और अगर नहीं है तो मैग्नेटिक मूवमेंट 0 हो जाएगा। तो देखो यहां पर बेसिकली 2 चीज होता है, कॉम्प्लेक्स के पास डी सबसेल में अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है तो उस अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को कैलकुलेट करो, उसके बाद ये वाला फार्मूला में शिफ्ट कर दो उसको। ये जो म्यू होता है दोस्तों, रूट अंडर n इंटू n प्लस 2 बोर मैग्नेटन, ये होता है आपका मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेशन करने का तरीका, फार्मूला। तो देखो यहां पर भरपूर मात्रा में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 यहां पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स यहां पर है, ये सारे अनपेयर्ड है। इसका मतलब ये पेयर्ड नहीं है, देखो ये जैसे पेयर्ड है, ये एक एक करके है तो उसको अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बोलेंगे। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो इसका मतलब यहां पर आंसर क्या हो जाएगा, रूट अंडर 4 इंटू 4 प्लस 2, तो लगभग आपके पास 4.8 आंसर आ जाएगा, लगभग 4.8 के आसपास आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखना जितने आपके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है ना, बस 0.8 बिठा देना तो आंसर आ जाएगा, एकदम क्लोज टू आंसर आ जाएगा 4.8, राइट। अब देखो तो मैग्नेटिक मोमेंट भी आ गया, और ये स्पिन, ये कौन सा टाइप का मॉलिक्यूल है बताओ, ये जो कंपाउंड बना यहां पर, ये आपका हाई स्पिन वाला कहानी है, ये हाई स्पिन है। तो आउटर ऑर्बिटल क्या होता है, आउटर ऑर्बिटल हो गया, और साथ में हम लोग ये भी देख रहे हैं कि ये हाई स्पिन है। बोलो ये काम का चीज बताएं कि नहीं बताएं, हाई स्पिन हो गया। ठीक है, तो वीक फील्ड लिगेंड रहेगा तो आपके पास ऐसा ही चीजें बनेंगे, हाई स्पिन कंपाउंड, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनेगा, उसका मैग्नेटिक मूवमेंट रहेगा, उसका जो हाइब्रिडेशन होगा वो आपका sp3d2 होगा, और ये कॉम्प्लेक्स जो होगा ये आपका आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होगा। बोलो समझ में आया कि नहीं आया। अब नेक्स्ट हम लोग इस आयंस के लिए बात करेंगे, सारा चीज इस आयंस के लिए होगा, तो जहां जहां इरेज करना है वहां पर हम लोग इरेज करेंगे। जस्ट एक सेकेंड, चल रहा है सारा चीज अच्छे से, ओके बढ़िया।
बस थोड़ा थोड़ा इरेज करना है यहां पर। जैसे कोबाल्ट 3+ यहां पर भी रहेगा, देखो ये कोबाल्ट 3+ अगर कैलकुलेशन करोगे, Cn का भी -1 होता है, Cn का भी जो आपका माइनस चार्ज होता है वो -1 होता है, ठीक है, Cn का भी -1 होता है। तो यहां पर Cn जैसे कि एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। Cn क्या है? Cn जो है दोस्तों ये आपका स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग फील्ड है लिगेंड। ओके, अब स्ट्रॉन्ग फील्ड है तो ये ऐसा नहीं रहेगा, ये ऐसा नहीं रहेगा, स्ट्रॉन्ग है तब बात मानना पड़ेगा, इन लोगों को पेयर्ड होना पड़ेगा। तो पेयर्ड होने के बाद ये कुछ इस तरह हो जाएगा कि नहीं बताओ? पेयर्ड होने के बाद ये कुछ इस तरह होगा कि नहीं बताओ? ये 6 है ना, तो 3 घर में फिक्स हो जाएगा, 3 घर में फिक्स हो जाएगा, ठीक है, 3 घर में क्या हो जाएगा? फिक्स हो जाएगा 3D। तो बताओ यहां पर 2D वैकेंट हो गया, 2D वैकेंट हो गया यहां पर। अब वही 2D यूज करेंगे, ये D2sp3 4s है यहां पर, इसको हटाओ, D2 ये 4s है, 4D, ठीक है, ये 4s है, 4p 4D, 4D तक जाएगा ही नहीं भाई। देखो D2sp3 यहां से यहां तक। तो अगर ये चीज लेने के बाद देखो जो हाइब्रिड ऑर्बिटल बना वो क्या बना? 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 बना। और हर एक ऑर्बिटल क्या क्या है यहां पर? हाइब्रिड ऑर्बिटल D2sp3। इसका नामकरण कैसे करेंगे? D2sp3 ऑर्बिटल, हाइब्रिड ऑर्बिटल। पहले वाला क्या था? sp3d2, अब क्या हुआ? D2sp3। अब D2sp3 करेंगे, देखो यहां पर 3D में 3 इलेक्ट्रॉन पेयर अभी भी है, 1 2 ऐसे, ठीक है, 3 इलेक्ट्रॉन पेयर ऐसे, और बाकी ये 3 है, ये 6 जो है हाइब्रिड ऑर्बिटल बन गया है किसको रिसीव करने के लिए? 6 Cn-। तो कॉम्प्लेक्स जब बनेगा तो हर एक Cn ने 2 करके इलेक्ट्रॉन्स यहां पर देंगे, ठीक है, 2 करके इलेक्ट्रॉन्स देंगे और ये भर जाएगा, ये भर जाएगा ऐसे 1 2 3 4 5 6, ये भर गया, ऐसे भर गया, ठीक है। तो क्या होगा? D2sp3 और बाकी ऐसे तो रहेंगे। अब बताओ यहां पर क्या क्या क्वेश्चन पूछे हैं आपसे, क्या क्या क्वेश्चन पूछेंगे, क्या क्या क्वेश्चन पूछेंगे बताओ? पहला वाला तो ये पूछेंगे कि इसका कौन सा टाइप का है? तो ये इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है, इनर ऑर्बिटल, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, ये आपका इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है। नेक्स्ट हाइब्रिडाइजेशन क्या है ना? इसका हाइब्रिडाइजेशन होगा, इसका हाइब्रिडाइजेशन होगा D2sp3, D2sp3। नेक्स्ट, नेक्स्ट इसका नेचर क्या होगा? ये लो स्पिन कॉम्प्लेक्स है, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। नेक्स्ट इसका आपका मैग्नेटिक मोमेंट क्या है? मैग्नेटिक मोमेंट, इसका मैग्नेटिक मोमेंट होगा 0। 0 क्यों होगा? 0 Bm इसीलिए होगा कि नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स नहीं है इसके पास, इसलिए इसका मैग्नेटिक मोमेंट 0 हो जा रहा है। समझ में आया? तो अगर आपको इस टाइप का सवाल आता है तो बोलो भाई हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, बोलो आप लोग कि समझा पाए कि नहीं पाए। कमेंट नहीं करते हो आप लोग, बट अगर यहां तक कोई पहुंचे हो और देखे हो वीडियो को तो जरूर कमेंट करे भाई, अच्छा लगेगा, ठीक है। देखो ये होता है ऑक्टाहेड्रल वाला कहानी। टेट्राहेड्रल में भी सवाल आता है। तो टेट्राहेड्रल में 2 केस होता है, यहां पर 4 लिगेंड अगर कनेक्टेड है तो 2 ज्योमेट्री बन सकता है। एक होता है आपका टेट्राहेड्रल और दूसरा होता है स्क्वायर प्लेनर, टेट्राहेड्रल और स्क्वायर प्लेनर। जैसे सवाल आता है आपका
कॉपर के साथ या सीएन के साथ, बता सकते हो आप लोग? निकेल के साथ, ठीक है। तो देखो एक सवाल आता है आपका निकेल Cl4 और निकेल CN4, ठीक है। देखो यहां पर निकेल Cl4 2- और एक होता है आपका निकेल CN4 2-। ये सेम टाइप ऑफ सवाल है जहां पर 4 लिगेंड कनेक्टेड है। एक ही तरीके से आपको पूछेगा कि बताओ हाइब्रिडेशन क्या होगा। देखो दोस्तों, इन दोनों केसेस में अगर हम बात करें तो निकेल का जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगा 2+ और निकेल 2+ आपका D8 सिस्टम होता है। एकदम बता रहे, सुनो ध्यान से, D8 सिस्टम होता है, ये तो आप लोग निकाल पाओगे यहां से। नेक्स्ट आप निकेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे D3D, उसके बाद 4s, उसके बाद 4p एंड उसके बाद 4d, राइट। 1 2 3 4 5, फिर यहां पर 3 और यहां पर 5। तो 3D में 3D, उसके बाद 4s, उसके बाद 4p, उसके बाद 4d। अब 8 इलेक्ट्रॉन्स को आपको मैनेज करना है, तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8। अब देखो अगर Cl होता है, Cl तो Cl है तो वो वीक फील्ड है, तो वीक फील्ड है तो D को पेयरिंग नहीं कर सकता। अगर Cl है तो वीक फील्ड है तो D को पेयरिंग नहीं करेंगे, तो उस केस में S और P मिलके, सारे P मिलके sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाएंगे। क्या बनाएगा? S और सारे P मिलके sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाएगा। यहां पर हर एक ऑर्बिटल जो है वो sp3 हाइब्रिड है, ठीक है, sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल है। तो देखो अगर NiCl4 2- की बात करें तो वहां पर हाइब्रिडेशन क्या होगा? sp3 होगा सर। फिर बताओ ये लो स्पिन और हाई स्पिन, तो हाई स्पिन है। उसके बाद बताओ कि इसमें मैग्नेटिक मूवमेंट आएगा कि नहीं आएगा? 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो पैरामैग्नेटिक हो गया, पैरामैग्नेटिक, ठीक है। मैग्नेटिक मूवमेंट भी कैलकुलेट कर सकते हो, 2.8 आएगा क्योंकि 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, राइट। और शेप की अगर बात करें तो टेट्राहेड्रल है, टेट्राहेड्रल है। ये कहानी बन गया NiCl4 के लिए 2-, NiCl4 2-। अब यहां देखो, यहां देखो NiCl4 2-। अब Cn जो है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। Cn जो है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो निकल का जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगा यहां पर 2+ ही होगा, तो D8 सिस्टम सब सेम रहेगा, सब सेम रहेगा। बस आपको D ऑर्बिटल लिख रहे हैं यहां पर 1 2 3 4 5, 4s 4p और 4d, ठीक है। तो देखो एक काम होता है यहां पर, एक चीज आप लोग करना होगा कि 8 इलेक्ट्रॉन है तो 8 इलेक्ट्रॉन को देखो ऐसे हम लोग, होता है ना ऐसे, D 3d, ये 4s 4p और ये 4d। तो जैसे स्ट्रॉन्ग है तो इसको पेयरिंग कर देगा, पेयरिंग करने के बाद एक D ऑर्बिटल आपको मिल गया यहां पर वैकेंट, एक D ऑर्बिटल वैकेंट मिल गया। फिर वो D को यूज करेंगे, S को यूज करेंगे और P का 2 यूज करेंगे, ठीक है। P का 2 यूज करेंगे, बाकी 3D 4D है। तो D S P2, ये 4 बनाने के लिए, 4 ऑर्बिटल को बनाने के लिए ये जो हाइब्रिडेशन बनाएंगे दोस्तों, ये आपका DsP2 होगा। क्या होगा? DsP2। अब DsP2 है तो ये कैसा होगा? इसका शेप क्या होगा? स्क्वायर प्लेनर। क्या होगा? स्क्वायर प्लेनर होगा। नेक्स्ट ये डायमैग्नेटिक है, डायमैग्नेटिक है, ठीक है। और इसका मैग्नेटिक मोमेंट जो है ये आपका 0 है, समझ में आया। और ये लो स्पिन एक कॉम्प्लेक्स के कैटेगरी में आ रहे हैं। तो बस ये फील्ड अगर आपको क्लियर हो गया तो आप 2 मार्क्स तो पक्का समझ लो, आपका 2 मार्क्स आपका पक्का है, ये बात क्लियर है। अब थोड़ा सा आपको CABC बताएंगे, ठीक है। CABC बताएंगे तो वीडियो अच्छे तरीके से देखते रहो भाई, ठीक है। वीडियो को अच्छे तरीके से देखते रहो, एक ही वीडियो में आपको आपका काम बन जाएगा, ठीक है। तो अगर एक बार में नहीं देख रहे हो तो आप पॉज करके रख लो और बाकी नेक्स्ट में देख लेना, बट हम जो है बना दे रहे हैं, सारा चीज बता दे रहे हैं। देखो दोस्तों CFSE जो होता है, ये होता है क्रिस्टल फील्ड स्टेबिलाईजेशन एनर्जी।
क्या होता है, देखो CFS, CFS, पहले इसका नामकरण करते हैं, मतलब फुल फॉर्म जो है वो लिखते हैं। देखो, क्रिस्टल फील्ड, क्रिस्टल फील्ड स्टेबिलाईजेशन एनर्जी, क्रिस्टल फील्ड स्टेबिलाईजेशन एनर्जी इसका नाम है क्या चीज? देखो डी ऑर्बिटल जो होता है मेटल का, ये जब बाहर रहता है तो दिक्कत नहीं है, नॉर्मल, जैसे कि Fe2+ है तो उसका डी ऑर्बिटल नॉर्मल है, वो टूटे नहीं है, वो डिजेनरेट है। और पहले तो आपको डी ऑर्बिटल के बारे में पता होना चाहिए, 5 डी ऑर्बिटल होता है, 5 डी ऑर्बिटल होता है। डी ऑर्बिटल जो होता है दोस्तों, ये 5 होते हैं। कितने होते हैं? 5। 5 क्या क्या होता है? डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर, ये 5 डी ऑर्बिटल होते हैं। इन पांचों में से अगर ये इन लोगों का बात करेंगे तो ये लोग इन बिटवीन द एक्सिस जाता है, ऐसे इन बिटवीन द एक्सिस जाएगा। और अगर स्क्वायर वाला बात करें, स्क्वायर को, जैसे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर हो गया, डी जेड स्क्वायर हो गया, ये लोग जाता है थ्रू द एक्सिस, एक्सिस के थ्रू जाता है ऐसे। अब लिगेंड जो होता है ना, अगर हम ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं, तो लिगेंड आपको एक्सिस के थ्रू अप्रोच करता है। जैसे लिगेंड है ये, तो ये लिगेंड जो है ये एक्सिस के थ्रू जाएगा ऐसे, लिगेंड जो है ये एक्सिस के थ्रू जाएगा, समझ में आया? तो जो एक्सिस में जा रहा है, तो देखो एक्सिस में ये लाई कर रहा है इन लोगों का ऑर्बिटल, तो यहां पर ज्यादा इंटरेक्शन होगा, एनर्जी बढ़ जाएगा। तो जब स्प्लिट करेंगे जब स्प्लिट करेंगे तो इन दोनों का एनर्जी थोड़ा ऊपर रहेगा। और ये जैसे कि लिगेंड इधर से आ रहा है, लेकिन ऑर्बिटल लोब जो है वो थोड़ा ऊपर है, जो डायरेक्ट कोलिशन नहीं हो रहा है, तो एनर्जी थोड़ा नीचे रहेगा। तो स्प्लिट होने से आपका 2 कैटेगरी का ऑर्बिटल्स मिल रहा है, 2 सेट्स ऑफ ऑर्बिटल मिलता है। एक को हम लोग बोलते हैं T2G और एक होता है आपका EG सेट। T2G में आपका 3 रहेगा ऐसे, एक होता है आपका DXY, दूसरा होता है DYZ और थर्ड होता है DZX। और EG में रहेगा DX स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और DZ स्क्वायर। ये चीज यहां पर कुछ और चीजें बता रहे हैं। T मतलब होता है दोस्तों ट्रिपलेट, ट्रिपल मतलब 3 रहेगा, और 2 जो है ये आपका टर्म सिंबल से आता है, और G जो है ये आपका सिमेट्री से आता है। सिमेट्री अगर है तो गैरेडे लगेगा वहां पर, G फॉर गैरेडे। सिमेट्री अगर है तो ये G यूज करेंगे, मतलब सिमेट्री अगर है, सेंटर ऑफ सिमेट्री अगर है तो आपका गैरेडे यूज होगा, G, समझ में आया? तो सिमेट्री एलिमेंट है ये G। तो ऑक्टाहेड्रल में आपको सेंटर ऑफ सिमेट्री मिलता है, सेंटर ऑफ सिमेट्री ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में मिलता है, इसलिए G ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में हम लोग बनाते हैं, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में, ठीक है? बाकी टेट्राहेड्रल में जाएंगे तो G यूज नहीं होगा, इस बात को समझ लो अच्छे से, क्योंकि टेट्राहेड्रल ये सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं होता। बाकी आपका स्क्वायर प्लेनर में होता है, ऑक्टाहेड्रल में होता है, ठीक है, सेंटर ऑफ सिमेट्री G, वहां पर हम लोग यूज करते हैं। तो क्या होता है, कहां पर आए थे हम लोग, यहां पर। हाँ, अब देखो डी ऑर्बिटल जब बाहर था, भाई, तो डी ऑर्बिटल पांचों का सबका एनर्जी सेम था। इसका मतलब ये लोग डीजेनरेट थे। बहुत काम का चीज बता रहे हैं एकदम, डीजेनरेट, ठीक है, ये डीजेनरेट था, मतलब सबका एनर्जी सेम था, इक्वल एनर्जी था, इक्वल एनर्जी ऑफ 5 ऑर्बिटल्स। पांचों का 5 ऑर्बिटल्स का एनर्जी सेम था, इसको बोलते हैं डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। अब एक यहां पर फील्ड बना है, लिगेंड का एक फील्ड बना है यहां पर, ये आपका लिगेंड फील्ड, लिगेंड फील्ड, ये आपका लिगेंड फील्ड, ये बना है, कहीं दूर बना है। मेटल आयंस को पता चला कि लिगेंड फील्ड बना है भाई, चलो देखते हैं क्या होता है। फिर मेटल आयंस लिगेंड फील्ड में जब अप्रोच करने लगे तो क्या हुआ, इन पांचों लोगों के बीच में झगड़ा होने लगा कि हम जाएंगे ऐसे करके, ठीक है। तो बीच में अगर घुस गया ये लोग लिगेंड फील्ड के अंदर, मेटल आयन पूरा घुस गया, ठीक है, ये मेटल है, M फॉर मेटल है ये,
और ये लिगेंड है। ये जब लिगेंड फील्ड के अंदर घुस गया मेटल, ठीक है, घुस गया एकदम, फिर पांचों जो ऑर्बिटल थे वो दो सेट में टूट गया, दो सेट में टूट गया दोस्तों। और ये जो फील्ड बना था यहां पर लिगेंड फील्ड, ये ऑक्टाहेड्रल फील्ड था। क्या फील्ड था? ऑक्टाहेड्रल फील्ड था। ये जो लिगेंड फील्ड बना था यहां पर ऑक्टाहेड्रल था। और जब टूटने के बाद ये उस लिगेंड का लेके लिगेंड का 6 सेट लेके एक ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बना ली। या इधर 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 और इधर, ऐसे 6 लिगेंड लेके ये ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बना लिया। तो बात कुछ ऐसा हुआ था, बात कुछ इस तरह हुआ था, जिसको हम लोग ऐसे समझेंगे। अभी देखो कि 5 d ऑर्बिटल था, ऐसे 1 2 3 4 5, ये थोड़ा स्टेप अप हुआ इधर 1 2 3 4 5, और जब ये लिगेंड फील्ड में एंट्री किए तो दो सेट में टूट गया। दो सेट में टूट गया। कैसे टूटा? कुछ ऊपर गया, कुछ नीचे गया। 2 ऊपर जाएगा, 3 नीचे रहेगा। जो 3 नीचे रहेंगे उसको बोलेंगे T2G, और जो ऊपर जाएगा उसको बोलेंगे EG। बोलो, एकदम लूसिड वे में समझा पाएगी नहीं, ठीक है? अगर समझ में आ रहा है दोस्तों तो इस वीडियो को इतना शेयर करो कि हर एक उस बच्चे के पास पहुंच जाए ये, जिसका ये जरूरत है, ठीक है? जो ये सारे कॉन्सेप्ट समझने के लिए एकदम बेचैन है और कोई चारा नहीं है उसके पास, कैसे समझे? हर एक उस नीडी बच्चे के पास ये वीडियो पहुंचना चाहिए। ये आप लोगों का काम है, इतना तो आप लोग कर ही सकते हो, ठीक है? तो क्या होता है, दो साइड में टूट गया, ये होता है आपका बीचों बीच जाता है, उसको बोलते हैं बेरी सेंटर। क्या होता है? बेरी सेंटर। अब देखो यहां पर लिख दो कि DXY DYZ DZX, और ऊपर में होगा आपका DX स्क्वायर माइनस Y स्क्वायर और DZ स्क्वायर। अब कुछ ऐसा होता है कि ये पूरा जो है यहां से यहां तक, इसको बोलते हैं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, CFSE वैल्यू, क्रिस्टल फील्ड स्टेबिलाईजेशन एनर्जी। ये होता है आपका डेल्टा O, ठीक है? डेल्टा O क्रिस्टल फील्ड स्टेबिलाईजेशन एनर्जी, ये होता है पूरा। और ये आपका डिपेंड करेंगे, बता रहे हैं क्या क्या चीजों के ऊपर डिपेंड करते हैं। यहां से लेके आप यहां तक चले जाओ तो माइनस, ये होगा प्लस 0.6 डेल्टा O, और नीचे आएगा माइनस 0.4 डेल्टा O एनर्जी लेके वो नीचे नामेंगे, नीचे उतरेंगे, और यहां से लेके ऊपर जाएंगे तो 0.6 एनर्जी लेके ऊपर उठेंगे। इसको आप ऐसे समझो कि 5 है तो 5 को आप ऐसे डिवाइड कर दिए 3/5, और आप 5 को कितने कैसे डिवाइड कर दिए 2/5, ठीक है? 2/5, तो ऐसा भी होगा 3/5 डेल्टा O और होगा 2/5 डेल्टा O, ठीक है? तो 5/30, 30/5 मतलब कितना 0.6, 2/5 मतलब कितना 0.4, तो नीचे नामेंगे तो स्टेबल होगा, माइनस करेंगे, और ऊपर उठेंगे तो एनर्जी हाई हो रहा है, प्लस हो रहा है। आप इसको 6 डेल्टा DQ भी बोल सकते हो, क्योंकि एक डेल्टा O जो होता है सॉरी, ये आपका 10 DQ के साथ बराबर होता है। अब यहां से CFSE वैल्यू को कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखो सॉरी, ये जो है 3 ऑर्बिटल, इसमें इलेक्ट्रॉन्स है। लेट सपोज हम D3 इलेक्ट्रॉन्स के लिए बात कर रहे हैं, तो D3 के केस में अगर हम कैलकुलेशन करेंगे CFSE तो क्या होगा, देखो ये जो एनर्जी नीचे आया है माइनस 0.4, ये हर एक इलेक्ट्रॉन के साथ कनेक्टेड है। तो कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं यहाँ पर 3, तो 3 इलेक्ट्रॉन्स है, तो CFSE कैलकुलेट कर रहे हैं 3 इंटू माइनस दोस्तों 0.4, ये आपका इतना डेल्टा O, प्लस ऊपर कोई भी इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। अगर इलेक्ट्रॉन्स नहीं है तो उसके साथ एनर्जी जो है वो 0 होगा, इलेक्ट्रॉन्स नहीं है तो नहीं, वहां पर 0 होगा पूरा, तो 0, ठीक है? 0। नेक्स्ट ये माइनस है, माइनस 1.2, इतना डेल्टा O आया। बोलो समझ में आया? ये चीज ना जितना कम होगा उतना ही स्टेबल हो रहा है कॉम्प्लेक्स, ठीक है? उतना ही कॉम्प्लेक्स स्टेबल होगा। अब देखो आपके पास ऐसे डिफरेंट सवाल आएंगे, तो आपका आप लोगों को एक काम करना है, यहां पर CFSE वैल्यू कैलकुलेशन कर लो, उसके ऊपर बेस करके बता दो कि जिसका CFSE वैल्यू ज्यादा आ रहा है, इसका मतलब माइनस ज्यादा, ठीक है? तो उसका वो स्टेबल है। और एक बात समझाओ कि ये कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है उसके ऊपर डिपेंड करते हैं। जैसे अगर
हम लोग टेट्राहेड्रल की बात करेंगे तो थोड़ा कम होगा, उसमें इससे कम होगा। ऑक्टाइडल में ज्यादा होता है, ऑक्टाइडल में ज्यादा होता है वैल्यू, राइट। तो यहां पर एक रिलेशन बनता है कि डेल्टा टी जो होता है दोस्तों, ये होता है आपका 4/9 डेल्टा ओ। ये रिलेशन ध्यान रखना। यहां पर आपको पूछेंगे कि डेल्टा जो आपके पास डेल्टा जो ओ है वो डेल्टा टी के साथ कैसे रिलेटेड है। गॉट इट? 4/9 डेल्टा ओ कैसे रिलेटेड है, बोलो, समझ में आ रहा है सारा चीज। और टेट्राहेड्रल जो स्प्लिटिंग होता है टेट्राहेड्रल, वो जस्ट इसका रिवर्स होता है, वो भी आप लोगों को अभी समझा दे रहे हैं, ठीक है। और एक बात यहां से आपको पूछा जाएगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे करेंगे, जैसे कि मान के चलो ये D3 है तो 3 इलेक्ट्रॉन यहां है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऐसे लिखोगे कि T2G3 और Eg में जैसे कि कोई भी इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, क्या लिखेंगे, Eg0। तो ये होता है आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। कोई भी एक कॉम्प्लेक्स आयन दे देंगे, फिर वहां से आप मेटल आयंस निकालो, फिर देखो कि स्ट्रॉन्ग फील्ड है या तो वीक फील्ड लिगेंड है, उस हिसाब से कर दो। जैसे आप लोग एक बता रहे हैं, 1 मिनट, ये जो NiCN4 वाला केस था, NiCN4 2-, ठीक है। तो यहां पर निकेल D8 सिस्टम था, निकेल 2+ D8 सिस्टम था, तो ये तो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स हो गया। ऑक्टाइडल लेते हैं कोई, जैसे ये ऑक्टाइडल कॉम्प्लेक्स, कोई एक ऑक्टाइडल कॉम्प्लेक्स ले लो, FeCN6 3-, ठीक है। तो यहां से कितना आ रहा है, Fe3+, यानी कि D6 सिस्टम। D6 नहीं होगा, ये D5 होगा, D5 होगा, राइट। तो D5 है, अब D5 को ऐसे यहां पर लिखने वाले हैं हम लोग, देखो। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे करेंगे, पहला बात ये है 5 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3, 1 2 3। अब बोलो 4 5 कहां जाएगा, 4 5 ऊपर जाएगा या नीचे पेयरिंग करेंगे। देखो अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में आप ध्यान रखना, डेल्टा ओ जो होता है वो ग्रेटर देन होता है पेयरिंग एनर्जी से। डेल्टा ओ जो होता है वो ग्रेटर देन होता है पेयरिंग एनर्जी से, यानी कि इजीली पेयरिंग नहीं होगा। वो लोग पेयरिंग करने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो बहुत ज्यादा है, पेयरिंग एनर्जी से ज्यादा, मतलब पेयरिंग एनर्जी कम है यहाँ पर, सॉरी पेयरिंग एनर्जी कम है, आप इजीली उसको पेयर कर सकते हो। डेल्टा वो ज्यादा है पेयरिंग एनर्जी से, इसका मतलब क्या है, पेयरिंग एनर्जी कम है तो इजीली वो पेयरिंग हो जाएंगे, ठीक है। पेयरिंग हो जाएगा तो डेल्टा ओ ग्रेटर देन पी होगा, तो ये पेयरिंग होगा। जो 2 इलेक्ट्रॉन सभी भी बचा है ना, 1 2 3 लिखे हम, 4 5 को ऐसे लिखेंगे क्योंकि पेयरिंग कर सकते हैं हम लोग यहाँ पर, डेल्टा ओ ग्रेटर देन पी है। तो देखो यहाँ पर क्या होगा, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो रहा है, तो इसमें कॉन्फ़िगरेशन जो होगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा T2G5 Eg0, गॉट इट। अब यही वाला कहानी अगर ऐसे होता, कुछ कि FeCl6 रहता, मान के चलो ये कंपाउंड है FeH2O5, ठीक है, H2O6 ऐसा है, FeCl6 कर लो, मतलब Fe3+ वीक फील्ड के साथ है, तो उस टाइम क्या होता है, देखो उसमें आपका पेयरिंग एनर्जी ज्यादा होता है डेल्टा ओ से, तो वहां पर कॉन्फ़िगरेशन ऐसा होगा 1 2 3 4 5 ऐसे, T2G और Eg, तो 1 2 3 4 5, तो वहां पर कॉन्फ़िगरेशन जो होता है आपका T2G3 और Eg2 ऐसे, ये होगा आपका कॉन्फ़िगरेशन। तो बस कॉम्प्लेक्स आयन गिवन रहेगा और उस हिसाब से आपको बताना होगा कि क्या कॉन्फ़िगरेशन है, उसमें कितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है कि नहीं, वगैरह वगैरह, ठीक है। अब टेट्राहेड्रल में स्प्लिटिंग क्या होता है वो उसको समझाएंगे अभी, देखो, ठीक है। टेट्राहेड्रल में क्या होता है कॉन्फ़िगरेशन स्प्लिटिंग, तो उसको थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं। आप लोग ना लिखते चलो भाई, अगर प्रॉब्लम हो रहा है स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में लिख लेना, क्योंकि पूरा नोट्स बन जाएगा आप लोगों का यहां से। टेट्राहेड्रल स्प्लिटिंग करेंगे तो टेट्राहेड्रल में क्या होता है, सुनो, यहां पर भी डी ऑर्बिटल स्प्लिट होता है, तो बात कुछ इस तरह होता है, यहां पर 1 2 3 4 5 एनर्जी ऊपर जाता है, थोड़ा ऊपर जाने के बाद ये ऐसा टूटता है, नीचे यहां पर वो जो
दो डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी जेड स्क्वायर वो होता है ना, वो नीचे आता है और ऊपर डी एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स चला जाता है। ठीक है, और यहां पर होता है आपका एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। समझ में आया? देखो तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, यहां पर ई लिखेंगे और यहां लिखेंगे T2। देखो ये जैसे कि यहाँ पर सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है तो जी नहीं होगा, यहां पर गैरेडे नहीं होगा, बाकी सारे चीज होगा। ये वेरी सेंटर देखो यहां से लेके यहां तक जो चीज है ये आपका डेल्टा टी स्प्लिटिंग, और ये कैसे हो रहा है, नीचे अगर आ रहा है तो प्लस 0.6 डेल्टा टी, ओके, और ऊपर जा रहा है तो क्या होगा माइनस 0. और ये ऊपर नीचे नीचे जा रहा है, नीचे जा रहा है तो ठीक ही लिखे है, ये ऊपर जा रहा है इतना डेल्टा टी। ऐसे होता है स्प्लिटिंग। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप कर सकते हो, जैसे अभी बता रहे थे कि निकेल Cn होल 4 2 माइनस, तो इसमें निकेल 2 प्लस आ रहा है जो कि D8 सिस्टम है। तो D8 सिस्टम है तो कैसे फिलअप करेंगे, देखो D8 सिस्टम है तो कैसे फिलअप करेंगे, Cn स्ट्रॉन्ग फील्ड लिखना, ध्यान रखना लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनेगा। देखो 1 2 फिर पहले 3 4 फिर यहां पर 5 6 7 8 ऐसे करेंगे। ठीक है, 1 2 फिर नीचे रहेंगे, पेयरिंग करेंगे, उसके बाद ऊपर जाएंगे, 1 2 3 4 हो गया, 4 हो गया, फिर 4 ऊपर जाएंगे, 1 2 3 फिर पेयरिंग होगा 4। पहले हुंस रूल तो होगा ना, उसके बाद पेयरिंग होगा। तो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा बताओ, E4 T2 4 ऐसे करके, E4 T2 4। और अगर NiCl4 रहा तो कैसे करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। सेम हो रहा है ना, सेम हो रहा है, देखो ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 सेम हो रहे हैं। तो यहां पर CFSC कैसे कैलकुलेट करेंगे हम लोग, बताओ बताओ बताओ। बोलो। तो देखो जहां तक बात है NiCl4 की, तो आप ऐसा करोगे इजी E4 T2 4। ठीक है, ये टेट्राहेड्रल बनाएगा। लेकिन जब बात यहां पर आएगा Cn स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, तो जब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता तो इसका अभी एविडेशन हम लोग कैलकुलेशन किए ना, तो स्क्वायर प्लेनर होता है, स्क्वायर प्लेनर होता है। स्क्वायर प्लेनर के लिए आपको वहां पर ये चीज करना होगा, ये स्प्लिटिंग थोड़ा डिफरेंट होता है स्क्वायर प्लेनर में। तो वो हालांकि आप लोग का 12 में नहीं है, अभी बोर्ड में टेट्राहेड्रल से ही पूछेंगे तो उसके ऊपर हम लोग बाद में बात करेंगे। ठीक है, वो वाला स्प्लिटिंग कैसे कैलकुलेशन करते हैं CFSC, वो जेईई एडवांस मेंस में पूछा जाता है। तो देखो आपको यहां पर बस ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल स्प्लिटिंग के बारे में फोकस करना है बस यहां पर। ठीक है, अगर आप बोर्ड दे रहे हो, और अगर एडवांस की सोच रहे हो, जेईई मेंस की सोच रहे हो, तो आप लोग यहां पर DSP2 का जो स्प्लिटिंग होता है और वहां से CFSC कैलकुलेशन कैसे करते हैं वो आप लोग देख लेना। ये हालांकि हम लोग डिटेल्स स्पेशली जब एडवांस की क्लास करेंगे वहां पर चर्चा करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट कलर कैसे होता है, ट्रांजिशन कलर कैसे होता है, उसको थोड़ा बहुत बता के क्लास एंड करेंगे। देखो दोस्तों, कलर जो होता है आपका वो ट्रांजिशन के वजह से होता है, ट्रांजिशन के वजह से होता है। जैसे कि कलर का कॉन्सेप्ट क्या है, कलर कॉन्सेप्ट क्या है यहां पर, जैसे डी ऑर्बिटल ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स की बात कर रहे हैं हम लोग, T2G और Eg, तो एक इलेक्ट्रॉन्स यहां पर है, ये इसका ग्राउंड स्टेट है, ये है इसका ग्राउंड स्टेट। ठीक है, अब क्या हुआ यहां पर एनर्जी दिए, लाइट आया गिरा, इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी लेके ऊपर चला गया, T2G से एक्साइटेड हो गया और ऊपर चला गया। ठीक है, अभी इलेक्ट्रॉन्स यहां पर है, तो इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी लिया ऊपर गया और बाकी जो एनर्जी था वो लूज कर दिए, तो वो विजिबल जोन में आएगा तो उसको देख सकते हैं हम लोग। तो बेसिकली
का ट्रांजिशन की वजह से यहां पर कलर हुआ है, जो जिसका नाम है डी डी ट्रांजिशन। क्या होता है? डी डी ट्रांजिशन। लेकिन आप लोगों को एक चीज ध्यान रखना है, जैसे कुछ कंपाउंड्स है जहां पर डीडी ट्रांजिशन नहीं हो रहा है बट फिर भी वो लोग कलर्ड है, जैसे KMnO4 की बात करेंगे तो ये लोग आप कमेंट करना है कि KMnO4 सर इसमें तो डीडी ट्रांजिशन नहीं होगा, फिर ये किस लिए कलर होता है? ये मतलब डी इलेक्ट्रॉन सही नहीं। अगर आप यहां पर मैंगनीज 2 प्लस का कॉन्फ़िगरेशन देख रहे हो तो ये आपका Mn2 प्लस में नहीं है, ये Mn बताओ ये कहां पर है? Mn का जो ऑक्सीजन स्टेट +7 में है, तो +7 में है, तो +7 में है तो ये तो D0 सिस्टम हो गया, फिर सारा इलेक्ट्रॉन्स निकाल लिए यहां पर, तो यहां पर कोई भी इलेक्ट्रॉन्स है ही नहीं, यहां पर कोई भी इलेक्ट्रॉन्स रहेगा ही नहीं। तो इलेक्ट्रॉन्स अगर रहेगा नहीं तो कैसे डीजी ट्रांजिशन होगा बताओ? तो यहां पर होता है आपका एक स्पेशल ट्रांजिशन जिसको हम लोग बोलते हैं लिगेंड से मेटल, लिगेंड टू मेटल, लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर, LMCT। चलो बता ही दिए LMCT, इसको आप लोग थोड़ा डिटेल्स में पढ़ सकते हो जिन लोगों को जरूरत है। LMCT लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर, तो इसीलिए यहां पर KMnO4 का कलर होता है, तो KMnO4 का कलर डीडी ट्रांजिशन की वजह से नहीं होता है, ध्यान रखना इस चीज को। गॉट इट? KMnO4 K2Cr2O7 इसके ऊपर डी ब्लॉक एलिमेंट जब पढ़ेंगे तो उसके ऊपर डिटेल्स में डिस्कशन करेंगे। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों साइनर्जिस्टिक इफेक्ट बता देंगे, वो भी थोड़ा सा छोटा सा चीज है। अभी ये जो मेटल लिगेंड बॉन्ड होता है ना, जो कार्बोनिल के साथ ये चीज होता है, आपको थोड़ा बता ही देते हैं। चलो यहां पर एक बैक डोनेशन होता है, जैसे मेटल हो गया और यहां पर लिगेंड हो गया, ठीक है? तो लिगेंड मेटल को बॉन्ड इलेक्ट्रॉन दे रहा था, ये होता है आपका सिग्मा बॉन्ड, ये सिग्मा डोनेशन हो रहा है। अब क्या होता है, कुछ लिगेंड्स में आपका वैकेंट पाई स्टार ऑर्बिटल रहता है, तो वो क्या करता है, मेटल से लिगेंड की तरफ एक पाई डोनेशन होता है, जिसके बदले में क्या होता है, एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, और जिसका इफेक्ट CFAC में भी पड़ता है। CFAC उसका ज्यादा हो जाता है फिर साइनर्जिक इफेक्ट की वजह से, ये साइनर्जिक इफेक्ट है, साइनर्जिक इफेक्ट। तो बस सिंपली क्या बताना आप लोग कि कुछ लिगेंड है जिन लोगों को पाई स्टार ऑर्बिटल वैकेंट रहता है, वो क्या करता है, मेटल से इलेक्ट्रॉन को रिसीव कर सकता है। पहले तो लिगेंड मेटल को इलेक्ट्रॉन देंगे, सिग्मा बॉन्ड होगा, फिर लिगेंड मेटल लिगेंड से मेटल में सिग्मा बॉन्ड होगा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होके कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, फिर मेटल से इलेक्ट्रॉन्स कार्बोनिल यानी कि CO जो लिगेंड है, इसका पाई स्टार ऑर्बिटल जो वैकेंट है वहां पर आएंगे, और यहां पर बाय पाई बैक डोनेशन होगा यहां पर, ठीक है? पाई बैक डोनेशन होगा और इसी कारण एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनता है दोनों के बीच में, इसको बोलते हैं साइनर्जिस्टिक इफेक्ट। साइनर्जिक इफेक्ट दोस्तों जितना बढ़ेगा आपका CFAC वैल्यू भी उतने ही बढ़ेंगे, ठीक है? ये स्प्लिटिंग ज्यादा करेंगे, और कौन लिगेंड कैसे स्प्लिटिंग करता है इसके ऊपर बेस करके आपका एक सीरीज मिलता है, इसको बोलते हैं स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। आप लोग इसको पढ़ लेना घर में थोड़ा, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, स्पेक्ट्रो केमिकल सीरीज, ठीक है? स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आया, मैक्सिमम कॉन्सेप्ट बता दिए। वीडियो 1 अगर आप लोग प्राइमरी वैलेंसी सेकेंडरी वैलेंसी अगर नहीं देखे तो वो देखो, और उसके बाद तुरंत आके ये वीडियो कंप्लीट देख लो भाई, पूरा आपका कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में एक अलग ही एक कॉन्सेप्ट डेवलप हो जाएगा, जो आप लोगों को क्वेश्चन सॉल्व करने में मदद करेंगे, एक अच्छा मार्क्स कैरी करने में मदद करेंगे, क्योंकि कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री को आप इग्नोर नहीं कर सकते, ठीक है? तो चलो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं, और तब तक के लिए आप लोग बहुत अच्छे से एकदम पढ़ाई करते रहो भाई, ठीक है? चलो बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय एवरीवन, टेक केयर।